जय हिंद स्टूडेंट्स। सीयूईटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। शाहीन की तरफ से सीयूईटी ऑनलाइन क्लासेस यूजी के लिए दी जा रही है। मैं अकाउंट्स पढ़ाने के लिए आपके पास आया हूँ। अकाउंट्स का जो सबसे पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है पार्टनरशिप अकाउंटेंसी। क्वेश्चन सबसे पहले मन में आता है कि जब हम क्लास 10 तक 11th में पढ़ रहे थे तो हमने पार्टनरशिप की अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी थी। 12th में आने के बाद पार्टनरशिप की अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। सोल प्रोप्राइटर्स की अकाउंटेंसी हम करना जानते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटेंसी में और पार्टनरशिप की अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, तो उससे पहले वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझना होगा कि पार्टनरशिप है क्या। आम भाषा में पार्टनरशिप का इस्तेमाल हम लोग जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। हम पार्टनरशिप में, अकाउंट्स में पार्टनरशिप की डिफिनेशन को थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं। और उस ब्रॉडर सेंस में होता है क्या कि अकाउंट्स क्योंकि बिजनेस की तरफ से सोचता है, आपने पढ़ा होगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, तो यहाँ पे अकाउंट्स का जो डिफिनेशंस है एज पर अकाउंटिंग या कह सकते हो पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब क्या होगा, जब बेसिक क्राइटेरिया ऑफ द पार्टनरशिप है वो ये है कि बिजनेस का होना कंपल्शन है। बिजनेस किसको कहते हैं? जो रेगुलर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं प्रॉफिट के पर्पज से, तो वो बिजनेस है। अगर कोई एक बार करके वो कर लिया तो काम कर लिया, वो सेल और परचेज हो सकता है लेकिन वो बिजनेस नहीं होगा। तो पार्टनरशिप के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो देख लो। इसका पार्टनरशिप के लिए ये कंडीशंस, बेसिक कंडीशंस होते हैं। पहला आपके पास बिजनेस कैरिड बाय वन, ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर, मतलब कोई एक आदमी बिजनेस चला रहा हो, मतलब मैं 5 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करने के टाइम पे मैं भी दुकान पर बैठूं या मैं शॉप पे बैठूं, मैं फैक्ट्री में रहूं, जरूरी नहीं है। कोई एक भी रह सकता है हमारी तरफ से और सब भी रह सकते हैं। कोई एक एक्ट कर सकता है उनकी तरफ से। इसलिए पार्टनरशिप में एक बात याद रखना, पार्टनरशिप में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का आपके पास रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, मतलब वो बिजनेस का ओनर भी है और एजेंट भी है। सो इस वर्ड इस्तेमाल करते हैं, पार्टनर्स आर द प्रिंसिपल as well as the agent of the firm। इसलिए हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। किसी पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी। अगर लायबिलिटी लिमिटेड वाला कंडीशन है तो फिर हम एलएलपी पढ़ेंगे। यहाँ पे हर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। उसके बाद एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, पार्टनरशिप होने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। मैक्सिमम का डिस्कशन हम यहाँ पे आकर करेंगे, वो 50 लोग होंगे, उसके लिए थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा। मतलब कम से कम 2 लोग होना ही, एक अकेला आदमी कभी पार्टनर नहीं हो सकता। तो 2 लोगों की पार्टनरशिप होगी। अगला पॉइंट कहता क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट और लॉस बांटने का उनका मकसद होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस का मकसद ही है प्रॉफिट और लॉस कमाना। तो उनका पर्पस भी होना चाहिए कि जो प्रॉफिट होगा फर्म में वो शेयर करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि एक पार्टनर रख लो, हम नहीं प्रॉफिट लेंगे, या लॉस होगा तो वो पार्टनर रखेगा, हम नहीं रखेंगे। वो सब प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। अब यहाँ पे मन में, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो, कि मन में कंफ्यूजन आएगा, सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट का भी टॉपिक तो हम पढ़ते हैं। गारंटी ऑफ द प्रॉफिट में भी, प्रॉफिट में ये नहीं है कि दूसरे पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। वहां पे एक पार्टनर को हम मिनिमम गारंटी दे सकते हैं, उसके अलावा जितना प्रॉफिट होगा वो देगा या फर्म उसको प्रोवाइड करेगी। तो लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में ध्यान रखना है कि वो शेयर करने का जज्बा उनके पास होना। एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, विदाउट बिजनेस के कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकता। किसी काम के लिए, आप पार्टी करने के लिए, कहीं जाने के लिए, किसी एक दिन के सेल परचेस करने के लिए कोई काम कर रहे हो, वो नॉर्मल लाइफ में तो पार्टनरशिप होगा, लेकिन अकाउंट्स की नज़र में या पार्टनरशिप एक्ट की नज़र में वो पार्टनरशिप नहीं होगा। देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ ए बिजनेस आर एन एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू बाय ऑल पर्सन कंसर्न। और ये सब लोग जब पार्टनर बनना चाहेंगे तो वो आपस में एक दूसरे से सहमत रहेंगे कि हाँ, हम पार्टनर बनना चाहते हैं, हम एक दूसरे के पार्टनर हैं। तो ये एग्रीमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे याद रखोगे, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट रिटेन भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट रिटेन ही हो, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता क्या है कि इन इंडिया कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल ऑल्सो और मे बी ओरल ऑल्सो, देयर नो नीड ऑफ राइटिंग ए कॉन्ट्रैक्ट एवरीवेयर। और आप और हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जुबान की बहुत वैल्यू है, जुबान की कीमत बहुत है। तो जुबान की कीमत के अनुसार से ही लॉ को जो इंटरप्रिटेट किया गया है, कि लॉ भी कहता है कि अगर आप 2 लोग मिलकर ये फैसला कर लिए कि हम एक बिजनेस चलाना चाहते हैं, हम प्रॉफिट और लॉस बांटेंगे, तो जरूरी नहीं वो चीजें लिखी ही जाएं। लेकिन क्या लिखना कंपल्शन है? तो लिखना कंपल्शन नहीं है। और अगर लिख लें तो क्या है? अच्छा है, या इट्स बिट गुड, यू हैव टू राइट द डीड। और जब लिख लेते हैं, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। के बारे में होता क्या है? तो ये बेसिक कंसेंट को है। फीचर्स क्या होगा? एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। बिजनेस का होना कंपल्शन है। प्रॉफिट और लॉस और म्यूचुअल एजेंसी का होना जरूरी है।
कहता क्या है अकाउंट्स, इसको देखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर विल बी 50। इसमें कंफ्यूजन है, पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार ये 100 हो सकते थे, लेकिन उसने कहा कि कंपनीज एक्ट के अनुसार जो रूल बनेगा हम उसको फॉलो उसको एप्लीकेबल होगा, और कंपनीज एक्ट ने कहा कि ये 100 नंबर्स के मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते, फिर कंपनी एक्ट के रूल 10 के अनुसार ये 50 हो गया। और अल्टीमेटली ये बात क्लियर हो गई कि अब हमें बीइंग एन स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ये मान के चलो कि पार्टनरशिप के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द बिजनेस। पहले के ज़माने में जब हम लोग एजेंट हुआ करते थे वहाँ पे टाइप ऑफ बिजनेस, बैंकिंग होगा तो 10 होंगे, नॉन बैंकिंग होगा तो 20 होंगे। अब वो कंडीशन खत्म हो चुका। अभी आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स विल बी 50, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। ये ध्यान रखने के बाद हम अकाउंट्स के बारे में बाद में देखेंगे क्या है, कौन कौन से अकाउंट्स ध्यान देने होते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा पार्टनरशिप की जब बात हम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड जो बनाते हैं वो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर आपके पास होगा नेम ऑफ द पार्टनर। ये पार्टनरशिप डीड कहते किसको है, पार्टनरशिप डीड वो होता है आपके पास कि जो पार्टनरशिप फर्म में कंडीशंस हैं जो लोगों ने आपस में डिस्कशन किए हैं उसको कागज़ पे लिख कर एक एग्रीमेंट बना लिया जाए, एक पेपर बना लिया जाए। वो बेसिकली एक डीड है जो रजिस्टर्ड हो जाती है आपके पास जाकर नोटरी पब्लिक से, और ये रजिस्ट्रार के पास जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। मतलब एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, नहीं भी कराओगे कोर्ट में नोटरी तो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट है, मतलब एग्रीमेंट सारे पार्टनर का साइन होना चाहिए। तो आपको कहता है उसमें आखिर लिखेंगे क्या, मतलब कल आप अकाउंट प्रैक्टिकल लाइफ में पूछो व्हाट आर द कंटेंट, इज फॉलोइंग इज ए कंटेंट ऑफ ए पार्टनरशिप। फॉर एग्जांपल दे विल आस्क यू क्वेश्चन, इज द हाइट ऑफ द पार्टनर इज द कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड, इज द इनकम पर्सनल इनकम ऑफ द पार्टनर इज द कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड, is the house type of the part, no it is not like that. So whatever the basic contents of the partnership deed is like that, name of the firm of the partner and the partner, partner के नाम क्या होंगे, कौन कौन लोग पार्टनर बनेंगे, और इसीलिए अटैचमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड को हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो आपको नेम ऑफ द फर्म एंड द पार्टनर, कंसर्न एंड ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस कब से स्टार्ट होगा, कितने दिनों तक चलेगा। डिसोल्यूशन में हम लोग देखेंगे, आपने भी देखा होगा कि पार्टनरशिप एट विल पे होता है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप कितने दिन के लिए होगा वो भी हम लिखेंगे। अगर ये नहीं लिखेंगे तो हम मान के चलेंगे जब तक चल रहा है पार्टनरशिप फर्म तब तक वो पार्टनरशिप चलेगा। अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर इज ड्राइंग ऑफ द टाइमिंग ऑफ द सच ड्राइंग। पार्टनर जो बिजनेस कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, घर चलाने के लिए, फैमिली अर्निंग्स के लिए। तो वो कितना पैसा निकाल सकता है अपनी फर्म से और कब निकाल सकता है, या मींस ड्राइंग शुड बी डिस्कस्ड इनटू द पार्टनरशिप डीड। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड टू ईच पार्टनर ऑन हिज कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए कि मैंने 5 लाख लगाया है, किसी ने 6 लाख लगाया, किसी ने 10 लाख लगाया है, तो दे नीड सम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इट माइट पॉसिबल दे नीड सम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ दे नीड दे हैव टू मेंशन हियर। And if the ratio which the partnership share will be profit and loss, whatever the share profit or loss will be, it is not all required that if a partner is investing more, he will take the more profit. It might possible a partner is investing amount only and he is not taking part of the business. So it might possible the person who is working, he needs more profit. So if there is a description, there is a discrimination between the investment and the work and the time, they have to think about that profit ratios, and for that purpose they must have agreed on a methodology and on the amount ratio whatever they need to be. So that time ratios of profit and loss should be written. Whether a partner will be allowed to draw salary, if for example A, B, C are the partner, C says that I will be working into the as a full time into the company, and B and C, other are not working, they are doing their own work. So that person who is working whole timer into the business, then he needs salary also. So if he need a salary or he is supposed not to take the salary, that is also on the basis of what, on the basis of written document. And method of valuing a goodwill, you already said goodwill is 3 years purchase or 2 years purchase, average profit, capital profit, whatever the basis of goodwill, we will discuss that. So किस मेथड से हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे वो भी देखेंगे, वो भी इस पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटर, अगर कोई पार्टनर डेथ कर जा रहा है, इन बिटवीन द ईयर डेथ कर रहा है, साल के बीच में डेथ कर जा रहा है, तो प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और कैसे उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, उसको पेमेंट कैसे करेंगे, उसके कैपिटल को वे ऑफ कैसे करेंगे, ये सब बातों को हम पार्टनरशिप डीड में पहले लिख सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, दिवालिया हो जाता है, उसके लॉस को कैसे कौन बियर करेगा, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, पार्टनर क्या लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो उसकी लॉस को कौन बियर करेगा और कैसे बियर करेगा। और फिर है ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ
डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट पार्टनर्स के बीच में कोई किसी चीज़ के लिए अनबन हो जाता है या फर्म का किसी के साथ अनबन हो जाता है, तो वो जो डिस्प्यूट है फर्म का, वो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व किया जाएगा और ऑडिट कहाँ होगी अकाउंट्स की, और अकाउंट्स का ट्रांजैक्शंस जो बनाया कहाँ जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ रखा जाएगा। इन चीज़ों के साथ साथ जो बेसिक चीज़ है वो ध्यान ये रखना होगा कि अगर डीड नहीं है, मान के चलो हम 3 लोग मिलकर दोस्त थे, हमने बिजनेस स्टार्ट किया और साल भर तक हमने काम किया, साल आफ्टर एंड ऑफ द ईयर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस, वट एवर इज दैट, नाउ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन अस, हु विल टेक हाउ मच प्रॉफिट, वी विल डिस्कस, आई हैव इन्वेस्टेड सो मच टाइम, यू डिडंट गिव द टाइम, आई डिड दिस वर्क, you did this work. So now there is a dispute between the partners, and if there is a dispute, we need partnership deed. And if the partnership deed is not present, we will go to the proceed to the court, for example. Then how it should be decided? Then it should be decided by the Partnership Act, and the Partnership Act, that the rules in absence of the partnership deed are these follows. So remember these 5 rules. From these 5 rules, they will at least ask one question, that if no partnership deed is there, no partner has right to take the salary. मीन्स पार्टनर सैलरी नहीं ले सकता, चाहे वो दिन भर काम करता रहे फर्म में, क्योंकि वो ओनर है, बाकी कोई काम नहीं भी करता रहे तो भी उसको सैलरी नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वो एग्री हो चुके थे कि या तो काम को एक और करेगा या सब करेगा। सो द डीड इज नॉट प्रेजेंट, he is not supposed to take the salary. So if a partner wants to take the salary, he has to say to other partners that make a deed. Otherwise, they might possible, they will say that we are not supposed to give the salary to you because we all are the partners and you have to take profit also. So if deed is not present, no partner has the right to take salary. No interest is to be allowed to the on capital. Interest on capital नहीं देंगे हम किसी पार्टनर। क्यों? क्योंकि कैपिटल के रिटर्न के बदले तो आप प्रॉफिट ले रहे थे, आप इंटरेस्ट ले कि कब लोगे? जब आपने बात कर रखा होगा सब पार्टनर से। ये कब होता है? जब अलग अलग पार्टनर्स का कैपिटल इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो, किसी ने 5 लगा रखा, किसी ने 10 लाख लगा रखे हैं, किसी ने 15 लाख लगा इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो इन जगहों पे इन्वेस्टमेंट के अलग अलग होने के कारण दे विल आस्क इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ दे नीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, they have to make a deed, otherwise there is no interest on capital. Interest at the rate of 6% to be allowed on interest on partner. अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे रखा है, तो अगर डीड नहीं है तो कहेगा कि पार्टनर्स तो है, क्यों लोन दिए, तो क्यों हम इंटरेस्ट दें? इट इज नॉट पॉसिबल। अगर डीड में नहीं भी लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट होगा? 6% पर एनम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये है वो लोन जो पार्टनर ने बिजनेस को दिया है। लेकिन अगर बिजनेस ने पार्टनर को दिया है तो आइदर इट इज डिस्कस्ड बाय द पार्टनरशिप डीड और डिस्कस बिटवीन अमंग द पार्टनर्स, और नो इंटरेस्ट शुड बी गिवन। यहाँ पे लॉ नहीं कहता है। इसीलिए अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है आपके पास, तो वो कितना होगा? 6%। किस लोन पे? जो पार्टनर ने फर्म को दिया है। और प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शेयर्ड इक्वली। कभी कभी ये होगा, किसी ने 5 लाख लगा रखे, किसी ने 50,000 इन्वेस्ट कर रखा, किसी ने 15 लाख इन्वेस्ट कर रखा। इफ द इन्वेस्टमेंट इज इन एनी प्रोपोर्शन, इफ डीड इज नॉट फिक्स्ड, then the profit and loss should be shared equally. वो बराबर ही शेयर किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसमें एकदम ये बात नहीं रखना दिमाग में कि किसी ने पार्टनर ने इन्वेस्ट ज्यादा कर रखा था, काम ज्यादा कर रखा था, टाइम स्पेंड ज्यादा कर रखा था। These are the irrelevant thing. If the deed is there, we have to follow the deed. If deed is not there, we have to follow these 5 rules. So note, in absence of an agreement, the interest and salary payable to a partner will be paid only if there is a profit. और अगर एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट है और इंटरेस्ट मान लो बाद में भी अगर दिया जाने का है, तो वो भी मिलेगा तब जब प्रॉफिट फर्म को होगा, अनलेस अनटिल इन चीज़ों को नहीं होगा। इन शॉर्ट याद रखिए कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, 2 से 2 ज़्यादा लोग मिलकर चलाएं, 50 लोग से कम चला रहे हैं, तो उस पार्टनरशिप फर्म को जो बिजनेस चलेगा उसमें प्रॉफिट और लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस का डिस्कशन या प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो डीड से होगा। डीड का बनाना कंपल्शन नहीं है, एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है। जो पार्टनर्स आपस में चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं बना सके। लेकिन अगर डीड नहीं हुआ और उस डीड के ना होने के बाद कोई डिस्प्यूट हुआ, तो उस डिस्प्यूट के लिए लॉ में 5 रूल्स दे रखे हैं। इन 5 रूल को फॉलो करना होगा। अगर इन डिस्प्यूट से बचना है तो आप डीड बना लें। अगर फॉर एग्जांपल मन में एक सवाल है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर की कैपिटल जो दे रखी थी 3,000 रुपये, सॉरी पार्टनर का सैलरी जो दे रखा था 5,000 रुपये पर मंथ दे रखा था एक ने, और बी और सी को कोई सैलरी नहीं थी और डीड बना हुआ था, तो अगर डीड बना हुआ है तो उसको सैलरी देंगे हम।
ये नहीं कह सकते कि हम, लेकिन अगर डीड नहीं बना रखा था और वो दिन भर काम कर रखा है पूरे साल तक, और बाकी दो पार्टनर्स एक दिन भी बिजनेस में नहीं आए और वो कहे कि मुझे सैलरी चाहिए, उसको सैलरी नहीं मिलेगा। क्योंकि पार्टनरशिप में कहा ही जाता है कि कोई एक एक्ट करेगा सबकी तरफ से या सब काम करेंगे एक दूसरे की तरफ से। ये चीज ध्यान रखिएगा। शॉर्ट में 2 पॉइंट जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम आएंगे अकाउंट से, लेकिन थोड़ा सा एक चीज हम देख लेते हैं, पावर्स ऑफ द पार्टनर। पार्टनर के पावर्स क्या क्या होते हैं। एक फर्म में पार्टनर का पावर होगा, वो सामान को परचेज और सेल कर सकता है इजिली क्योंकि वो ऑनर है। रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड गिविंग वैलिड रिसीट्स, कोई बिजनेस कर रहा है किसी के साथ तो रिसीट पैसे ले सकता है, पैसे दे सकता है, उसके बाद बिल इश्यू कर सकता है। ये उसके पावर्स हैं, कोई दूसरा पार्टनर उसको रोक नहीं सकता कि तुम क्यों नहीं कर रहे, तुमको नहीं कर सकते पेमेंट, तुम पेमेंट नहीं ले सकते, तुम सामान नहीं बेच सकते। दीज आर द पावर्स ऑफ द ड्राइंग चेक्स। ड्राइंग का मतलब चेक को लिखना, अगर वो पार्टनर्स कैपेबल है, एज पर डीड की साइनिंग अथॉरिटी है तो पार्टनर चेक लिख सकता है। एक्सेप्टिंग एंड एंडोर्सिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़े होगे, अब तो ना के बराबर इस्तेमाल होता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिया है किसी ने, उसी को थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर रहा है, वो भी कर सकता है। कोई प्रॉमिसरी नोट फर्म की तरफ से लिख सकता है, मान लो किसी से परचेस किया एंड दैट टाइम दैट पर्सन नीड्स ए प्रॉमिसरी नोट, तो ही कैन राइट द प्रॉमिसरी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड दैट प्रॉमिसरी नोट इज लाइबल ऑन फर्म एज वेल एज अदर पार्टनर्स ऑल्सो बिकॉज इट इज द पावर। एंड बोरोइंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म विथ और विदाउट प्लेजिंग द इन्वेंट्री ऑन ट्रेड, कोई लोन फर्म की तरफ से ले सकता है और उसके लिए वो अपने गुड्स को प्लेज कर सकता है, गिरवी रख सकता है या नहीं भी गिरवी रख सकता है। इंगेजिंग सर्वेंट्स फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए कोई भी चीज़, कोई स्टाफ का बहाल करना, कोई स्टाफ को कंसर्न करना, किसी स्टाफ से काम लेना, वो कर सकता है। ये बेसिकली ये पावर्स हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, पावर्स का इस्तेमाल अगर आप बिजनेस में करोगे विदाउट कंसर्न ऑफ द अदर पार्टनर्स तो हर पार्टनर अपने आप से के पावर को इस्तेमाल करेगा बिकॉज दीज आर द पावर्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सो इस तरह के केस में फिर डिस्प्यूट होने लगेगा। सो बेटर होता है कि पावर्स हो और सारे पार्टनर्स आपस में डिस्कस करके उन काम को करें। तो ये पावर्स इन सर्टेन केसेस इंडिविजुअल पार्टनर हैज नो पावर टू बाइंड द फर्म। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे पार्टनर्स का पावर नहीं है कि वो फर्म को बाइंड करता, मतलब उसका जो किया गया एक्ट है वो फर्म पे बाउंड नहीं होगा और अदर पार्टनर्स पे बाउंड नहीं होगा। और दिस इज टू से द थर्ड पार्टीज कैन नॉट बाइंड द फर्म अनलेस ऑल द पार्टनर्स हैव एग्रीड। ये क्या मतलब हुआ? इन शॉर्ट अगर हम इस पाई चार्ट को देखोगे तो इन पाई चार्ट्स के पॉइंट्स को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल आई एम द पार्टनर ऑफ XYZ फर्म के लिए मैं पार्टनर हूं और कोई थर्ड पार्टी मुझ पे बाइंड करना चाहता है कि आपके पार्टनर वाई ने, मतलब मैं 3 पार्टनर था, एक्स मेरा नाम है, मान लो वाई ने किसी काम को किया और उस वाई के काम के लिए थर्ड पार्टी आकर मुझ पर केस करना चाह रहा है कि फर्म पे, तो थर्ड पार्टी का बाउंडेशन तब तक नहीं होगा जब तक हम ये नहीं होगा कि ऑल पार्टनर्स हम एग्रीड थे। कुछ केसेस वैसे हैं जो पार्टनर्स के पावर के बियॉन्ड है, मतलब एक पार्टनर का किया गया काम बाकी फर्म पे एप्लीकेबल या बाउंडेड नहीं होगा। वो पॉइंट है सबमिटिंग ए डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द फर्म फॉर टू आर्बिट्रेशन। कोई डिस्प्यूट हो गया फर्म में, फर्म का किसी कंपनी के साथ डिस्प्यूट था, केस चला था, वो कहेगा केस हटा लेते हैं, केस हम नहीं करेंगे, हम आर्बिट्रेशन में समझौता कर लेते हैं। ही कांट डू बिकॉज ही हैज टू टेक द कंसेंट फ्रॉम द ऑल द पार्टनर्स। सो वो किसी डिस्प्यूट को खुद से खत्म नहीं कर सकता अनलेस और अनटिल बाकी पार्टनर्स नहीं कहें। ओपनिंग ए बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन द नेम ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर खुद से जाकर फर्म का बैंक अकाउंट खोले और कहे कि ये मेरे नाम से खुलेगा, और फर्म का अकाउंट तब तक बैंक अकाउंट फर्म का नहीं खुलेगा जब तक ऑल पार्टनर कंसर्न नहीं देंगे उसमें। तीसरा कहता है कंप्राइज ऑफ रिक्वेस्टमेंट ऑफ एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम बाय द फर्म। फर्म ने कोई क्लेम किसी पे कर रखा है कि 50 लाख रुपए आपको देना होगा, आपने ये गलती की थी, और वो पार्टनर कहे चलो हम माफ कर दिए, आई विल नॉट टेक द क्लेम, ही हैज नॉट राइट टू do that। क्यों? क्योंकि the partnership is the business doing by all, he is not the whole and sole owner, so he can't do that। even he invested, for example, even he invested 80% of the amount invested into the firm, then again he is not supposed to take these steps because it is a combined work organization, so he can't do that। withdrawal of a suit of producing filed on behalf of the firm के behalf में कोई केस कर रखा था, उस केस को वो वापस नहीं ले सकता। मतलब देखो, केस को वो वापस भी नहीं ले सकता, केस को वो आर्बिट्रेशन में भी नहीं भेज सकता, मतलब समझौता भी नहीं कर सकता, केस के ऊपर जो है वो क्या कर सकता, केस या क्लेम को खत्म भी नहीं कर सकता। किसी एडमिशन ऑफ एनी लायबिलिटी इन सूट ऑफ, किसी लायबिलिटी को कोर्ट गया
और कहा कि किसी ने क्लेम किया 50 लाख रुपए आपकी फर्म ने ये काम किया था, वो कहे ठीक है फर्म 50 लाख पे करेगी, ही कांट डू दैट बिकॉज ही हैज टू टेक द कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर, बिकॉज द लायबिलिटी ऑफ द फर्म is the liability of the partners, and if he is accepting any liability, he is accepting the liability for others also. So if it is a liability, he has to take the concern of the all partners that yeah, we will supposed to take the impact of that, and entering into partnership on behalf of firm. एक फर्म के साथ पार्टनरशिप किया, मैं जॉइंट वेंचर करना चाह रहा था किसी थर्ड पार्टी के साथ, और जॉइंट वेंचर करने से पहले थर्ड किसी सेकंड पार्टी से एग्रीमेंट करना चाह रहा था, और उस एग्रीमेंट के टाइम पे मैंने अदर पार्टनर से कंसर्न नहीं किया। इन सब केसेस में क्या होगा कि अगर ये कुछ भी केसेस कोई पार्टनर कर रहा है और जब सब पार्टनर्स को ये पता चलेगा, ऑल पार्टनर्स को पता चलेगा, ही दे कैन डिनाई अबाउट दैट, हाँ वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट। फॉर एग्जांपल विड्रॉ, आई एम ए पार्टनर ऑफ ए फर्म, आई वेंट टू द समवेयर एंड आई सेड दैट आई एम विड्रॉइंग द सूट ऑफ द फर्म फ्रॉम द साइड ऑफ द फर्म। मैंने कहा कि मैं केस हटा लूंगा, लेकिन ये केस मैं बोल तो आया उसको, लेकिन मेरी पावर नहीं थी केस को हटाने के लिए, मुझे पार्टनर्स के कंसेंट से, बाकी पार्टनर्स ने मना कर दिया, अब मैं वहां पे झूठ बोलने जैसा बन जाऊंगा। इसलिए व्हेन यू आर बीइंग द पार्टनर, if you are going for CUET examination or in life also, if you are doing a partnership business, you have to understand this topic, that on if you are doing a combined work, do not be a dictator of the firm, do not think that you are the whole and soul. If you are invested so much also, you have to take concern from the also. So these are the basic things you are to supposed to understand, and from these, I mean nutshell I am saying you today we discuss what? Today we discuss number of partners, powers of partners, types of partnership deed, content of partnership deed, and the most important is whatever, if the deed is not present, whatever the rules we are supposed to follow. So we have to understand this. From these so many various type of questions they are supposed to ask. In next class I will discuss some questions also, and then we will start what are the basic changes from the sole proprietor to the partnership accountancy. Hope you understand this. Thanks a lot. Take care.